हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग जो कक्षा 7 की एनसीईआरटी है उसको फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी के बारे में, ठीक है। तो इसमें से हमारा पूरा है क्या है, सबसे पहले हमने जितने भी इसमें पढ़ना है जिसके अंतर्गत वो सारी बातें जाने कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। यानी कि हमको यहाँ पे पढ़ना हमारा संविधान, धर्मनिरपेक्षता और भी जो संविधान से रिलेटेड है, इसको संविधान का हम क्या जानने वाले हैं। यहाँ पे मेन बात बोले तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जानने वाले हैं, ठीक है। यानी कि एक सूक्ष्म जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। और जस्ट इसके नेक्स्ट अध्याय यानी कि नेक्स्ट बात करें तो क्लास में ही हम लोग थोड़ा उसको और डिटेल से समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जितनी बातें अब हम लोगों के लिए ये जितनी बातें हैं वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग जितना मैं लिखवा रही हूँ तो बहुत सारा ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मत मान लेना कि कक्षा 7 में जितना लिखे हैं बस उतना ही लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और इसलिए आप लोग, क्योंकि हम लोग क्या है कि यदि एक एक करके रेगुलर अपनी नोट्स बनाते जा रहे हैं सो हमको ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा और अच्छे तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। और इस बार का 4 अक्टूबर को जो यानी 4 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है हम सबको सॉल्व करना है, ठीक है। भले ही एग्ज़ाम देने आप में से नहीं जाओगे कोई भी, लेकिन वो पेपर सॉल्व करना है, वहाँ पे देखना है कि आखिर हमसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए आप लोग रिवाइज बिल्कुल रेगुलर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का भी टेस्ट होने वाला है और उस पेपर को सबको सॉल्व करना पड़ेगा। और आप लोग आई होप कि बहुत ईमानदार हो और बताओगे भी कि हाँ हम सॉल्व किए थे, ठीक है। जैसे मैंने कल आपके लिए बोला था कि आप लोग प्रियम्बल पढ़ना और आप लोगों ने पढ़ा भी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने प्रियम्बल पढ़ी, क्योंकि यदि आपने पढ़ा तो वहाँ पे आपको हो सकता है पूरी कंप्लीट ना याद हो, किसी किसी को तो पहले से ही याद होगी, लेकिन किसी को नहीं याद हो तो बस उसका थोड़ा सा आपको समझ में तो आया होगा कि आखिर प्रियम्बल है क्या चीज़, इसमें है क्या, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हालांकि अभी इसको और आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि प्रियम्बल क्या चीज़ है, मतलब ये किसके द्वारा लाई गई थी और कैसे। यानी उद्देशिका की बात करें तो नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले तो प्रारूप पेश किया जाता है संविधान को, उसी में थोड़ा सा फेर फेर करके क्या किया जाता है, उसको प्रियम्बल नाम दे दिया जाता है, ठीक है। वही नेहरू जी की जो उद्देशिका थी उसी को ही प्रियम्बल बाद में बोला जाता है कि ये संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है। तो उसके बारे में खैर डिटेल से समझेंगे आगे चल के। यहाँ पे नहीं मिलेगा तो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक में मिलेगा, उसको समझेंगे, क्योंकि अभी हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। सो जितना भी हमारे इसमें है वो सब बातें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको पता है अभी यहाँ पे यदि बात करें अपने लेसन में तो क्या था हमारा संविधान, और इसमें क्या था कि मनमानापन आदर्श भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए हैं, बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि मनमानापन मीन्स क्या होता है, मनमानापन और मनमाना दोनों ही अलग अलग, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें बोले तो डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी कैसे डिफरेंस होता है कि जैसे मनमानापन आप अपने मन का करते जा रहे हो, ठीक है। तो वो मनमाना किसी की, आप कोई आपको मना कर रहा फिर भी आप नहीं सुन रहे हो, किसी का भला हो रहा नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, बस हम अपने मन का ही किए जा रहे हैं, मनमाने एकदम से मनमाना हो गए हैं, ठीक है। यानी कि हम एक प्रॉपर बात करें तो जब किसी की बात को नहीं मानते हैं, कोई आधार बिना आधार का कोई फैसला लेते हैं, यानी कि सपोज कोई फैसला ले रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मतलब नथिंग है वो फैसला, ठीक है, फिर भी तो इसको हम बोलेंगे कि ये मनमाना कर रहा है, बिना किसी काम का काम कर रहा है, ठीक है। वो अपने, अच्छा आप ही घर में नहीं बात मानते हो तो आपके घर में बोला जाता है देख मनमानी मत कर तू, ठीक है। यानी तू बहुत मनमानी करता है या तुम बहुत मनमानी करते हो, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो घर में बोले जाते हैं कि ये लड़का तो बहुत मनमानी करता है या लड़की बहुत मनमानी करती, किसी की बात नहीं सुनती है, किसी को सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, जो मन में आ रहा वही किए जा रही है, मतलब किसी को कोई इंपॉर्टेंस देती ही नहीं है, और चाहे उससे नुकसान हो फायदा हो वो वही करती जा रही है। उसके बाद आदर्श की हमने बात की कि हमें एक अच्छे आदर्श होने चाहिए, ठीक है। आदर्श कुछ भी हो सकता है, आदर्श का मतलब होता है कि जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत यानी कि अपना एम्स हो या अपना प्रिंसिपल हो अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक आदर्श व्यक्ति भी हो सकता है, यानी एक आदर्श व्यक्ति हम लोग भी बन सकते हैं, हम लोगों का अच्छा स्वभाव हो, लोगों के प्रति अच्छी भावना हो, द्वेष भरी भावना ना हो कि ऊपर से राम राम बगल में छुरी का काम वाली हम लोग
काम करे, तो ऐसा ना हो तो अच्छे पुरुष यानी कि एक आदर्श इंसान बन सकते हैं। हम लोग भी आदर्श ग्राम हो सकता है, आदर्श लोग हो सकते हैं, आदर्श सोच हो सकती है, आदर्श वस्तुएं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये अच्छा होना चाहिए, सो इसका मेन वो है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो हमको पता है, कक्षा 6 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े कि कई सारे आंदोलन होते हैं, क्या कैसे होता है, तो इसको भी हम लोगों ने समझा। मेन रूप से ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, सबने अपने हक हक के लिए लड़ाई लड़ी, तो हम उसको आंदोलन कह सकते हैं, एक राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि सब लोगों ने अपने अपने लिए आंदोलन किया, महिलाओं ने अपने लिए किया, पुरुषों ने अपने लिए किया, दलितों ने अपने लिए किया। लेकिन यहाँ पे हम राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका मेन मकसद होता है जब बहुत से समूह के लोग, ठीक है, यानी कि महिलाएं, जब पूरे राष्ट्र की महिलाएं इकट्ठा होके अपने हक के लिए लड़ती है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन है। और यदि 1, 2 महिला, 3 महिलाएं अपने लिए लड़ती हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कर सकते, कह सकते कि ये आंदोलन कर रही हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब वो पूरे राष्ट्र की मतलब एक समूह मिलके वहाँ पे आंदोलन कर रहा हो। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका शुरुआत कब होता है, 19वीं सदी में होता है, जब अंग्रेज भारत में थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग भी जानेंगे, अभी हाल फिलहाल में हम स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं 15 अगस्त को, और ये शायद ही किसी को ये डेट मालूम ना होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं महान व्यक्ति जो पूछ लेते 15 अगस्त कब आता है। मतलब कि मतलब मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा था, मेरे भाभी का लड़का, बोलता बुआ 15 अगस्त कब आता है? हम कहे बेटा 15 अगस्त 15 तारीख को आता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी है कि जो भी हमारा अभी स्वतंत्रता दिवस मनाए, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम मनाते हैं, ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रता दिवस हमको मिला वो कैसे मिला, यानी इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना अच्छा मौका मिला हमको, आज हम सभी स्वतंत्र हैं, ये कैसे हैं, क्यों हैं, कब से हैं, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो समझाया जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि 19वीं सदी यानी जब अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे, उस टाइम से ज़्यादा ये आंदोलन प्रचलित हुए थे, और इस आंदोलन में हजारों मर्दों और औरतों, ठीक है, दोनों ने ही शामिल इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष ही इस आंदोलन का हिस्सा थे, बिल्कुल नहीं, महिलाएं भी इस आंदोलन की बराबर की हिस्सेदारी निभा रही थी, ठीक है। और ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए वो एकजुट हो गए थे, और यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणित हुआ, ठीक है। यानी कि जो इनके द्वारा महिलाओं पुरुषों के द्वारा इतने सारे आंदोलन किए गए, तब जाके कहीं करीब 150-200 वर्षों के बाद, अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, यानी इतने लंबे टाइम तक, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बाहर का व्यक्ति आके, एक इंसान आके यहाँ पे हमको 150 या 200 वर्षों तक गुलाम रखता है। कितनी हालत यहाँ की कंडीशन मतलब की बात करें तो ख़राब थी कि यहाँ पे एक बाहर का व्यक्ति आके क्या करता है, हमको गुलाम रखता है, और 1 साल 2 साल के लिए 200 वर्षों के लिए वो हमको गुलाम रखता है, ठीक है, और हम उसके गुलाम रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक दिन और समझाया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हम पे थी, ठीक है, यानी कि हम में कमजोरी थी, हमने उसको आने का मौका दिया। आप जब इतिहास पढ़ते हो वहाँ पे देखते हो कि बाबर ने हुमायूं को मारा, हुमायूं ने किसको मारा, मतलब पूरा उसका जितना भी है सब कुछ चौपट है, ठीक है। बाप भाई को मार रहा, भाई बेटे को मार रहा, बेटा भतीजे को मार रहा, मतलब ऐसे काम चल रहा वहाँ पे, और वही उनका वो फ़ायदा उठाते थे। वहाँ पे जब आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो समझे होगे कि कैसे अंग्रेज़ों का जो मेन सिद्धांत था, हालांकि मैं यहाँ पे भी समझाऊंगी, भले ही हिस्ट्री नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको क्लू तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है, कि वहाँ पे होता क्या है कि कैसे अंग्रेज़ों ने, जो हमारे अंग्रेज़ थे, हमारे नहीं थे, वो विदेशी थे, ठीक है, तो जो अंग्रेज़ थे वो क्या किए थे कि वो ये सोच रहे थे कि भारत विविधताओं का देश है, जैसे कक्षा 6 में हमने पढ़ा भी
तो भारत विविधताओं का देश है, ठीक है, यानी अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और इनको मैं बहुत आसानी से इनमें फूट डाल दूंगा। और डलहौजी का यही सिद्धांत भी था। आप जब पढ़ोगे बंगाल विभाजन 1905 में करजन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है? भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये किसकी फूट थी? अंग्रेजों की ही ये कूटनीति थी कि भारत में फूट डाला जाए और भारत की जनता में यदि हम फूट डाल देंगे तो भारत की जनता क्या हो जाएगी, यानी भारत हो जाएगा कमज़ोर, ठीक है। यानी कि जब एक उंगली है हमारे पास तो हम बहुत वीक हैं, कोई भी इस उंगली को तोड़ मरोड़ सकता है, लेकिन यदि हमारी मुट्ठी बंध गई तो कोई नहीं खोल सकता। और यही अंग्रेज इसका फ़ायदा उठा रहे थे कि इनके पास यदि एक एक रहेंगे ये तो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, और यदि इनमें एकता आ गई तो हमको मिनटों नहीं लगेंगे कि यहाँ से हमको भागना पड़ेगा अपना बोरिया बिस्तर उठा के, ठीक है। इसलिए उन्होंने फूट डाला था। और बखूबी आप में से हिस्ट्री की क्लास जो भी ले रहे होंगे या अपने से भी पढ़े होंगे, वहाँ पे आप बिल्कुल समझोगे कि कैसे एक मतलब जो अंग्रेज़ थे वो फूट डालते हैं, किस किस तरह की वो कूटनीति अपनाते हैं, यानी साम दाम दंड भेद जो भी उनसे बन पड़ता है वो सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी यहाँ की जो राजा महाराजा थे कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। अंग्रेज़ों को यहाँ पनाह देने की उन्होंने मेहमान, आपको पता ही है कि हमारा भारत मेहमान नवाजी में बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी कि कोई भी है सबकी मेहमान नवाजी वो अच्छे से करता है, लेकिन वही मेहमान हमको ही हमारे घर से निकालने पे धुल जाते हैं कि हमको ही यहाँ से निकाल दें, ठीक है। तो इसलिए होता है, और ये होता किस लिए है, क्योंकि उनको हमारी कमज़ोरी पता चल चुकी होती है कि ये इनमें वीकनेस क्या है। और वीकनेस क्या थी हम में कि हम में एकता नहीं थी। और यदि एकता होती, एकजुट होते हम लोग, जैसे हुए एकजुट हुए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा देर से हुए, थोड़ा नहीं कहें तो बहुत देरी से हुए हम लोग एकजुट। और जब एकजुट हुए तो उनको फाइनली भागना पड़ा यहाँ से और अपना बोरिया बिस्तर उठा के फाइनली वो गए यहाँ से। और 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से आज़ाद भी हो गए, ठीक है। यानी अंग्रेज़ों के दासता से मुक्त हो गए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हुई है। 2 साल का इतिहास बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे समझोगे कि कितना उन्होंने यहाँ पे अत्याचार किया है, कितना यहाँ के लोगों को टॉर्चर किया है, वो सारी बातें आप हिस्ट्री में बखूबी समझेंगे, ठीक है। सो बस यहाँ पे मैं यही समझाना चाहती थी कि आखिर 1947 का मुद्दा आया तो थोड़ा सा तो बताना बनता था कि आखिर 1947 ही हम क्यों कह रहे हैं, 19वीं सदी को ही क्यों ले रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसी हमारी सिचुएशन थी तो लेना पड़ा था, ठीक है। अब सपोज आप समझो कि यहाँ पे हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे आस पड़ोस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर हमें क्या ज़रूरत है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कर दें? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे थी हमको ज़रूरत कि राष्ट्रीय आंदोलन करना था। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी और भी जितने भी हमारे महान नेता थे, जगह जगह घूम के वो राष्ट्रीय आंदोलन करते थे, नमक कर हटाते थे, सत्याग्रह चलाए, कई सारे भूख हड़ताल किए उन्होंने, यानी देश के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया उन्होंने, ठीक है। तब आज हम सभी कह सकते हैं कि हम सभी क्या हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे राज व्यवस्था की। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं पॉलिटी, ठीक है, तो इसका मेन रूप से आशय क्या होता है कि यहाँ पे आप इसको राज व्यवस्था हेडिंग डालिएगा जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी पॉलिटी। तो इसमें क्या है कि इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, ठीक है। यानी राज व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि ऐसे समाज से है, ठीक है, ऐसा समाज जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित हो। यानी राज व्यवस्था का मतलब, व्यवस्था का मतलब तो आपको पता है कि हर चीज़ व्यवस्थित हो, ठीक है। और राज का मतलब कि जो भी हमारी यहाँ की राजनीतिक संरचना है, हमारी जितनी भी राजनीतिक संरचना है, आप देखते हो कि भारत में मतलब भारत का पूरा संविधान ही है, उसमें जितनी भी राजनीतिक पहलू हैं वो सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। क्या कैसे देश में होगा, कब होगा, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो एक व्यवस्थित रूप में है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता आज कानून बना ले, कोई नेता कल कानून बना ले, और ऐसा होता तो हम तो
अंग्रेजों के कम, यहाँ के नेताओं के ज़्यादा गुलाम होते। सच्चाई तो ये है, ठीक है। तो हमारा संविधान एक बहुत ही खूबसूरत संविधान है और यहाँ पे क्या है कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, ठीक है। यानी कि भारत में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, यानी कि पूरा भारत का जो राज व्यवस्था है वो एक व्यवस्थित रूप में है। हम वहाँ पे कहीं भी हमको ढूंढना नहीं पड़ता, सब कुछ हमको पता है किस आर्टिकल में क्या बात की गई है, किस भाग में क्या बात की गई है, कौन सा शेड्यूल हमारे लिए क्या बात करता है, हमको सब कुछ पता है। कोई भी हमको दवा या धमकी नहीं दे सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ती है, ये सच्चाई है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। अन्यथा फिर आर्टिकल में भी दिया है, संविधान में भी दिया है, फिर भी लोग मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संप्रभु। तो संप्रभु का मतलब क्या होता है कि इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया, ठीक है। यानी कि संप्रभु का मतलब क्या हुआ कि जो अभी हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं इसके संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि जो स्वतंत्र जनता है उसको ही हम संप्रभु कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जनता को ये नहीं है किसी की आज्ञा को मानने के लिए बाध्य हो या कुछ हो, वो अपने मन का कर सकती है, उसको अधिकार है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल बन जाओ, अब वो हमको तो अधिकार है भैया, फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम क्रिमिनल बन के या एक आतंकवादी बन के अपने देश को ही नष्ट कर दें, भस्मासुर बन जाए कि भैया आपने हमको वरदान दिया, हम आपसे ही ट्राई कर लेते हैं कि आप रखते हैं हाथ, जलते हो आप कि नहीं जलते हो, दूसरे को बाद में ट्राई करेंगे। तो इसमें ये भी प्रावधान है कि जो इन सब के मतलब अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान उठाता है तो उसे कानूनन दंड भी मिलेगा, ठीक है। और वो सब कुछ हमारे संविधान में वर्णित है। यानी कि जनता को संप्रभु, स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा जाता है। एक स्वतंत्र जनता होती है जो अपना सब कुछ अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है, बोल सकती है, मांग सकती है अपने अधिकार को, उसे ही हम संप्रभु कह सकते हैं, ठीक है। यानी एक इंडिपेंडेंट पब्लिक जो होती है तो उसको संप्रभु कह सकते हैं। उसके बाद बात करें मानव व्यापार, ठीक है। तो मानव व्यापार का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मानव व्यापार का मतलब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों को गैर कानूनी खरीद फरोख्त से उसे मानव व्यापार कहा जाता है, ठीक है। यानी मानव व्यापार का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान जो है वो क्या करता है कि बच्चों को या औरतों को गैर कानूनी तरीके से, यानी ठीक है हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि हम इंसान को बेचें, लेकिन गैर कानूनी तरीके से वो क्या करते हैं, अवैध रूप से बच्चों को बेचते हैं। आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे बच्चे चोर भी आप लोग सुने होंगे, वो बच्चों को बेचते हैं, औरतों को बेचते हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, मानव व्यापार इसे हम कहते हैं, ठीक है। कि जो गैर कानूनी तरीके से मानव का सॉरी तो मानव का व्यापार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव व्यापार कहते हैं। आज थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं यदि हम, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी आप लिख लीजिए, फिर आगे का मैं कल बताऊँगी। इसमें है निरंकुशता। इसका मतलब क्या होता है, सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से, ठीक है। यानी कि निरंकुशता का मतलब क्या हुआ, सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से। यानी कि कोई भी इंसान क्या है, सत्ता का आप और या कि अपने अधिकारों का क्या कर रहा है, मतलब दुरुपयोग कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे समझो कि एक नेता है और उसको ठीक है वो हम जनता के द्वारा नेता बनाया गया, लेकिन जनता ने अपनी भलाई के लिए उसे बनाया,
लेकिन उसने क्या किया कि वो दुरुपयोग करने लगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मंत्री जी को ही ले लीजिए कि अब मंत्री जी हैं, ठीक है, उनको अच्छी सिक्योरिटी मिली हुई है उनकी रक्षा के लिए, लेकिन वो अपने पड़ोसी को धमकी देने लगे कि तुमने यदि ऐसा किया, मेरे खिलाफ ऐसा किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी सिक्योरिटी से तुमको मरवा सकता हूँ। या कि पुलिस वालों को धमकी दें कि कोई उनका रिलेटिव यदि कोई अन्याय करता है, कोई जुर्म करता है, उनको बोलें कि ऐसा होता भी है कि आप क्या करो कि मतलब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते क्योंकि ये मेरा भतीजा है, भांजा है, बेटा है। तो यहाँ पे इसका मतलब साफ साफ है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी कि जो जो अपराधी है, चाहे वो आपका बेटा हो चाहे आप हो, उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन वहाँ पे वो अपने पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, निरंकुशता कहते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी आगे की बात अगले अध्याय में करेंगे क्योंकि अब मेरी तबीयत जवाब दे रही है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।